स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस यूडियोमेट्री। तो यूडियोमेट्री क्या है? यूडियोमेट्री एक्चुअली एनालिसिस ऑफ गैसियस रिएक्शन है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी गैसियस स्टेट में है तब हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका जो पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूडियोमेट्री? एक्चुअली ये एक टाइप का एस्टिमेशन है थ्रू विच we can able to find out percentage of different gases in the gaseous mixture and especially for organic compound we can say to find out molecular formula of organic compound. अब ये जो यूडियोमेट्री है उसका बेसिक प्रिंसिपल है वो है POAC और गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। हमने पढ़ा था कि अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, और POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स। ओके, सो मान लीजिए कि हमारे पास है, हम ये दोनों को समझ लेते हैं पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं यूडियोमेट्री। सो N2 गैस कंबाइंस विथ 3H2 गैस गिव्स 2NH3। तो आप देखेंगे कि 1 मोल ऑफ अमोनिया कंबाइंड होता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ एमोनिया। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन एटम्स 2 है, देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स, हियर देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स। अगर आप एमोनिया को देखेंगे देन अगेन देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। सो जब हम कोई भी रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्रिकली बैलेंस्ड करते हैं तो उसमें हम POAC को फॉलो कर रहे हैं। अब ये जो गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम था उसमें हमने, अगर आपको याद हो तो PV = nRT से प्रूव किया था। तो अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, वी हैव इक्वेशन PV = nRT in which during the experiment we will keep temperature and pressure constant. Then we can shift the constant term at one side, so I can write V = N into RT by P। देखिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, R इज गैस कांस्टेंट, तो ये जो RT by P टर्म है वो भी एक कांस्टेंट टर्म है। सो लेट अस रिप्लेस द सेम बाय अ कांस्टेंट, सो आई कैन राइट V = K' into N। इन शॉर्ट V प्रोपोर्शनल टू N। तो अब क्या होगा कि जो कोई भी गैसियस रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतने ही मैग्नीट्यूड से प्रोडक्ट है वो अपीयर होगा। सो अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रिस्पेक्टिवली विल फॉलो POAC। ओके, सो V प्रोपोर्शनल टू N, मतलब अगर कोई रिएक्शन 100% कंप्लीशन में नहीं जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा V proportional to delta N। For example, we are given again the same reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3। ओके, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रिएक्शन 100% कंप्लीशन में नहीं जा रहा है और से वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन A liter, that of hydrogen is given B liter। ओके, so if X liter of nitrogen will consume
then 3x liter of hydrogen will consume, and so 2x liter of ammonia will form. Okay, so the remaining volume of nitrogen will be E minus x liter. That of hydrogen will be B minus 3x liter, and the volume of ammonia form will be 2x liter. So when we calculate the number of atoms in x liter of nitrogen in 3x liter of hydrogen, then the number of nitrogen atoms and hydrogen atoms present in x liter of nitrogen and 3x liter of hydrogen are found equal to the number of nitrogen atoms as well as number of hydrogen atoms in 2x liter of ammonia. ओके, तो जो भी वॉल्यूम में चेंज होगा वो अकॉर्डिंगली हो रहा है. चलिए उसको समझने के लिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं. से वी आर गिवन एनी अल्केन, we are given 10 ml of alkane. So 10 ml of alkane in the gaseous state when undergo combustion forms say 40 ml of CO2. So what will be formula? तो जब ऐसे प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करेंगे सिंपल गैल्यूसेक लॉ और POAC से. तो सबसे पहले अल्केन है, तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2. ओके, सो अभी हम ये जो n है उसको x से रिप्रेजेंट करेंगे, 2n+2 को y से रिप्रेजेंट करेंगे. सो अवर हाइड्रोकार्बन विल बी CXHY, ताकि हम कोई भी नंबर लेंगे x और y के तो रिएक्शन को हम बैलेंस कर पाए. इज कंबस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. देखो यहाँ पे हम कंप्लीट कंबशन अज्यूम कर रहे हैं, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा CO2 and H2O. CO2 will obtain in a gaseous state, H2O will obtain in liquid state. अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो गैसियस स्टेट में भी मिल सकता है. तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है. ओके, सो H2O विल बी इन लिक्विड स्टेट. नाउ इफ वी बैलेंस द carbon atom and hydrogen atom according to POAC, then we have to multiply CO2 by x and H2O by y by 2. क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 1 मोल जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसमें y नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, H2O में ऑलरेडी 2 है. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई y by 2 with 2 it will be y hydrogen atom. Okay, now we will calculate how many total number of oxygen atoms are here. So there are 2x plus y by 2 number of oxygen atoms. There are already 2. So we will divide this number by 2. So the number of oxygen atoms will be x plus y by 4. अगर आप x plus y by 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा. ठीक है ना, 2x plus y by 2. Okay, now we are given 10 ml of alkane and it will produce 40 ml of CO2. So अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर x है वो हमने POAC के मुताबिक यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है. So we can say x into 10 is equal to 40. So value of x is equal to 4. Okay, so जो CnH2n+2 है इसको हमने CXHY से रिप्रेजेंट किया है, उसमें हमें x का वैल्यू मिल गया. सो हियर आई विल पुट C4. सो व्हाट विल बी द हाइड्रोजन एटम्स? वी कैन कैलकुलेट इजीली नाउ. सो CH2 into 4 plus 2. ओके, सो इट इज C4H10. तो अब देखेंगे हम यहाँ पे हमने POAC से उसको सॉल्व किया. ओके, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं using POAC and Gay-Lussac law.
लेकिन कई बार क्या होगा कि हमें वॉल्यूम मेंशन नहीं करेंगे, हमें मास मेंशन करेंगे, उस वक्त पे हमें ज़रूरत पड़ेगा यूडियोमीटर ट्यूब। ओके, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यूडियोमीटर ट्यूब। तो ये वैसे तो सिंपल एपरेटस है, देख लेते हैं हम। सो देयर इज अ वन बीकर विच इज फिल्ड विथ mercury. Okay, and in this mercury containing beaker we will put inverted यूडियोमीटर ट्यूब। अब यूडियोमीटर ट्यूब एक्चुअली वैसे तो उसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल है, मैं आपको शो करता हूँ। सपोज वैसे हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्यूब रखते हैं वैसा ही है, लेकिन ये ग्रेजुएटेड ट्यूब है, दैट इज उसमें हमने पहले से मार्क किए हैं ताकि हमें पता चले कि वॉल्यूम क्या मिल रहा है। ओके, सो इट इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। Mercury will undergo capillary rise. Okay, so it will achieve certain height in the iodometric tube. Okay, so this is mercury. There is a one coil made of platinum, and inside the tube pressure is maintained 1 atmosphere. Here we will inlet, that is inlet of reactant. So here we will add reactants or reactants. Okay, exactly at 1 atmospheric pressure. Okay, reactants must be in gaseous state. तो जब हम उनको gaseous state में इंट्रोड्यूस करेंगे तो और यहाँ पे वो रेड हॉट हो जाएगा दिस कॉइल, तो फ्लैश पॉइंट की वजह से पूरा जो कंपाउंड है वो कंबस्ट हो जाएगा और कंबशन से हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं वो डिपेंड है कि हमने कौन कौन से कौन से टाइप का हमने कंपाउंड लिया है, ठीक है ना। तो हमें ऑलरेडी पता है कि विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, उनका प्रपोर्शन हमें नहीं पता है। विच एलिमेंट्स आर देयर वी ऑलरेडी नो, मतलब हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस खत्म किया है, अब हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर रहे हैं। तो जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट होगा तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं, तो इतने डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। देयर मे बी फॉर्मेशन ऑफ CO2, carbon monoxide, there may be formation of H2O as we discussed, there may be formation of ammonia, formation of HCl, depends। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह पे कोई अननोन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं तो ये भी फॉर्म हो सकता है। सिमिलरली O3 will form, excess of oxygen will come out। ओके, तो रिएक्शन मिक्सचर में O2 भी हो सकता है। सो वी कैन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। अब ये सभी को एक साथ तो हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम कि जो एग्जिट है, मान लीजिए कि यहाँ से हम एग्जिट वाल रख देते हैं। सो दिस एग्जिट वाल विल गो थ्रू नंबर ऑफ डिफरेंट एब्जॉर्बेंट कॉलम। अब एब्जॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्बेंट will undergo selective adsorption। okay, मतलब वो कोई पर्टिकुलर गैस को ही एब्जॉर्ब करेगा और बाकी को पेनेट्रेट करने देगा। ओके, तो जब हम यूट्यूब पे या वर्टिकल कॉलम्स ले लेंगे मेड ऑफ पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट, सिलेक्टिव एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्प्शन कर सके ऐसे, तो वो कोई पर्टिकुलर गैस को ही एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बेस्ड हम ले लेंगे डिफरेंट कंपाउंड, दे आर टर्म्ड एज एब्जॉर्बेंट। और जो गैसेज हम पास करेंगे जो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसको लेंगे हम एब्जॉर्बेट। तो आपको ये लिस्ट याद रखना है,
सपोज जो एब्सॉर्बेट है, मतलब जो गैसेस एग्जिट हो रहे हैं थ्रू दिस यूडियोमेट्रिक ट्यूब is CO2 or it is SO2 or it is Cl2, then we will use KOH. KOH यूजुअली हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे या इन फॉर्म ऑफ मॉइस्ट पेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना। सो KOH विल बी एब्जॉर्बेंट। तो क्या करेगा, जब ये मिक्सचर एग्जिट होगा, जब पूरा उसका कंप्लीट कंबशन हो जाएगा और गैसेस जब एग्जिट होंगे थ्रू अ ट्यूब, तो जब पहला कॉलम मान लीजिए कि हम लगा रहे हैं KOH का, तो वो क्या करेगा कि मिक्सचर में से सिर्फ CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी के जो गैस है उनको जाने देगा, ठीक है ना। कंपाउंड में अगर SO2 है तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, वी हैव अनदर एब्जॉर्बेंट। जैसे अगर H2O गैसियस स्टेट में मिल रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है अबोव 100 डिग्री सेल्सियस, देन वी विल यूज CuSO4 और CaCl2। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक अनदर एब्जॉर्बेंट। ये जो एब्जॉर्बेंट है वो है H2O लिक्विड। ओके, तो H2O लिक्विड एब्जॉर्ब कर सकता है एमोनिया को और फ्यूम्स ऑफ HCl को। ओके, सिमिलरली वी कैन यूज टर्पेंटाइन ऑयल। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे तो O3 भी, दैट इज ओजोन, भी रिलीज हो सकता है। अल्कलाइन पायरोगैनॉल, वो हम यूज करेंगे टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। तो जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम पायरोगैनॉल को यूज कर सकते हैं, वैसे तो उसकी ज़रूरत कम पड़ती है। नेक्स्ट इज सपोज वी हैव, there is a long list but I am writing few of them. So carbon monoxide is there, so we will use ammoniacal Cu2Cl2 cuprous chloride। ओके, तो अभी क्या होगा कि जब हमें कोई रिएक्शन दिया जाएगा तो उसमें मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे और हमें फिर ये फाइंड करना है कि उसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन से हम बाई POAC एंड मोल कंसेप्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अ मेथड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हम केस 1 ले रहे हैं। ये जो केस 1 है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ओके, तो हमारे पास है अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमने पढ़ा था कि जब हम उसको कंबस्ट करेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, CO2 एंड H2। तो उसका एपरेटस कैसे है वो हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं। सो देयर इज अ वन ट्यूब। ये जो ट्यूब है उसमें हम रखते हैं प्लेटिनम बोट। ओके, and there is a one inlet so that if required we can add oxygen inside the tube, क्योंकि हमें complete combustion करना है। So gradually we are able to add oxygen from this end. This tube is closed. Okay, now it is passed through a one column. This column is made of CuO pellets.
अब सीईओ पैलेट्स क्या करता है, वो जो कोई भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे यहाँ पे, चलिए उसके हम कुछ ग्राम फिक्स कर लेते हैं। से वी आर टेकिंग W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो ये जो सीईओ है उसका एक रोल है कि जब रेड हॉट टेम्परेचर पे हम ये सब्सटेंस को हीट करेंगे, सो दिस platinum contain crucible will float here and there, therefore it is known as platinum board। तो जब रेड हॉट टेम्परेचर हो जाएगा, इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको बर्न करेंगे, तो यहाँ से जो भी गैसेस प्रोड्यूस होंगे उसमें से यहाँ से जो एग्जिट होंगे वो होंगे सिर्फ CO2 H2O। हाँ, अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो उसमें से नाइट्रोजन भी एग्जिट होगा। ओके, अभी तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन लिए, तो यहाँ से जो भी गैसेस निकलेंगे वो होंगे CO2 एंड H2। मतलब ये रिएक्शन होता है अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ देयर इज अ वन आउटलेट, दिस आउटलेट इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ अ फिल्टर, ताकि अगर कोई डस्ट वगैरह है तो वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाए। ओके, सो जस्ट लाइक अ वायर गॉस, there is an arrangement of a one filter, you can say. Okay, in a simple word it is called filter. After that there is a one absorption column. This absorption column contains KOH. Okay, so this absorption column contain KOH. So here I will put KOH inside the U-shaped absorption column. You will keep KOH. Okay, so when the exit gas will enter from this area, this portion is sealed actually. When it will enter through this column, it will absorb what? CO2 present. So here CO2 gas get absorbed. ओके, तो यहाँ पे जो मिक्सचर था ऑर्गेनिक कंपाउंड में से वो मिल रहा है हमें CO2 गैस एंड H2O। Okay, when it pass through this KOH containing column, all the CO2 get absorbed. Okay, यहाँ पे हम यूजुअली ट्रायल एंड एरर मेथड से पहले कॉलम का जो हाइट है वो हम निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज टेकन, and this tube is in contact with another absorption column। अगर हमें लगे तो हम एक से ज़्यादा कॉलम लगा सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ताकि ऑल द 3 कॉलम में से जब मिक्सचर पास हो तो अगर कोई CO2 बाकी रहता है तो वो नेक्स्ट KOH कॉलम से एब्जॉर्ब हो जाए। अभी हमने ये समझ लेना है कि पूरा CO2 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम, चलिए हमने इसको H2O को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉलम लिया था मेड ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और CuSO4। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। सो देयर इज अ एब्जॉर्प्शन कॉलम इन अ U shaped, so there is a tube containing calcium chloride। okay, so ये जो एग्जिट गैस में से जब H2O गैस निकलेगा तो ये हाइड्रोस्कोपिक है, तो क्या करेगा, वो पूरा H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, जैसे यहाँ पे हम शो करते हैं से डिफरेंट कलर फॉर CO2, सो CO2 यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गया। ओके, सो
what we will do before starting this experiment, we will wait what weight of KOH is there in the column. Say the weight was WA initial, और जब रिएक्शन खत्म हो रहा है, पूरा सब्सटेंस कंबस्ट हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तब उसका वेट मिल रहा है हमें WB. तो WB क्या शो करता है? द वेट ऑफ KOH प्लस CO2 एब्जॉर्ब्ड. तो हम निकाल सकते हैं वेट ऑफ CO2 एब्जॉर्ब्ड. चलिए उसको हम डिनोट करते हैं बाय साइन W1. सो W1 is WB minus WA. Okay, so W1 will show the amount of CO2 produced from W gram of organic compound. Okay, now similarly here we will wait CaCl2 before the experiment, that is say initially it weight was WC initial, and at the end of experiment the final weight of WD, that is weight of CaCl2 final is found WD. तो WD एक्चुअली क्या है? वेट ऑफ CaCl2 कोलन कंटेनिंग H2O. ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वेट ऑफ H2O एब्जॉर्ब्ड से उसको हम W2 से डिनोट करें. सो W2 विल बी WD minus WC. Okay, so once we will get W1 and W2, so we can conclude the reaction like this. We have organic compound weights W gram which yields CO2 W1 gram and H2O W2 gram. Now let us apply POAC here. We have 1 mole of CO2 से अगर हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं और उसमें से अभी हम ऐसा अज्यूम करते हैं स्टोइकियोमेट्री रिलेशन से कि हमें 1 मोल CO2 मिल रहा है. सो 1 मोल CO2 वेट्स 44 ग्राम, एंड इन 44 ग्राम कंट्रीब्यूशन of carbon by weight according to law of combining weight will be 12 gram. Okay, so 12 gram contribution will be there of carbon. तो अभी तो हमें W1 ग्राम मिल रहा है. So W1 ग्राम CO2 contain what? Contribution of carbon by weight. तो अगर हम सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमें मिल जाना है W1 into 12 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम. ओके, अब आप देखेंगे कि जो W1 ग्राम ऑफ CO2 है वो प्रोड्यूस हो रहा है W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से. सो इन अदर वर्ड वी कैन से W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन by weight is equal to W1 into 12 divided by 44 grams. तो अगर उसकी जगह पे हम 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे, कंटेन कार्बन बाय वेट हाउ मैनी ग्राम्स. ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट से बताएंगे तो वो मिल जाएगा परसेंटेज कार्बन. सो परसेंटेज कार्बन इज W1 into 12 into 100 डिवाइडेड बाय W into 44. तो अननोन कंपाउंड में हम परसेंटेज कार्बन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब परसेंटेज हाइड्रोजन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. We can subtract percentage carbon from 100, we will get percentage hydrogen. लेकिन ये जो मेथड हमने अभी एक्सप्लेन किया, मान लीजिए कि उसमें केस 1 में हम एडिशनली ऐसा लिखते हैं कि उसमें ऑक्सीजन भी कंटेन है.
Okay, so along with carbon and hydrogen, if there is a oxygen, then we will use same method. Okay, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे कि 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमें किसी 2 एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर से हम POAC लगाते हैं यहाँ पे, W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स W2 ग्राम ऑफ H2O. ओके, सो फर्स्ट ऐसा हम बिलीव करते हैं कि हमें 1 मोल ऑफ H2O मिल रहा है. सो 1 मोल H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम H2O, और 18 ग्राम H2O में जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय वेट, वो है 2 ग्राम्स, क्योंकि वहां पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है ना. CO2 में एक कार्बन एटम था, इसीलिए हमने 12 कंसीडर किया. ओके, सो वी आर getting W2 gram of H2O has contribution of hydrogen by weight. How many grams? तो सिंपल वो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा. सो इट विल बी W2 into 2 divided by 18. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इतना जो ग्राम हाइड्रोजन है वो हमें W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रहा है, क्योंकि W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें W2 ग्राम ऑफ H2 मिल रहा था. So now we can write W gram of organic compound as hydrogen by weight is equal to W2 into 2 by 18, and therefore if we have 100 gram of organic compound, it has how many gram of hydrogen? So it becomes percentage hydrogen. So the percentage hydrogen will be W2 into 2 into 100 divided by W into 18. ओके, तो ये मेथड से हमने परसेंटेज कार्बन और परसेंटेज हाइड्रोजन फाइंड कर लिए. तो अगर हम केस 2 में ले रहे हैं, मान लीजिए कि केस 2 में हम ले रहे हैं कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसमें हम यही टेक्निक यूज करेंगे. क्या होगा उसमें कि परसेंटेज ऑक्सीजन है वो हो जाएगा 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, सो जो केस 1 और केस 2 में हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, चलिए हम नेक्स्ट मेथड लेते हैं, केस 3. सो वी विल टेक केस 3. केस 3 में हम ऐसा बिलीव करते हैं कि वी आर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. तो मान लीजिए कि जनरलाइज्ड वे में उसकी फॉर्मूला है CXHYNZ. सो जब उसको हम कंबस्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स CO2, H2O and N2. ओके, आगे ये जो कंबशन हो रहा है वो वापिस क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है. तो मैंने आपको केस 1 में भी बताया था कि क्या होगा यहाँ पे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हम CuO के प्रेजेंस में उसका कंबशन करते हैं तो वो सिर्फ कार्बन को CO2 में, हाइड्रोजन को H2O में और नाइट्रोजन को N2 में कन्वर्ट कर देगा. बाकी के जो कंपाउंड्स हैं उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा. Okay, so let us balance the atoms again using POAC. So here I will put X, here I will put Y, here I will put Z by 2 number of nitrogen. So let us balance the oxygen in the similar way. Okay, तो oxygen हो जाएगा
क्या हो जाएगा? तो पहले तो आपको पता है कि 2x प्लस वाई जितने यहाँ पे हैं तो उसको हम डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी x प्लस वाई बाई फोर। ओके, x प्लस वाई बाई फोर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x प्लस वाई बाई टू हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब मान लीजिए कि हम KOH और CuSO4 या CaCl2 कॉलम यूज कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या करेंगे? CO2 और H2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो बाकी रहेगा क्या? नाइट्रोजन। ओके, तो हम ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, उसको कंबस्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ CuO, उसमें से प्रोडक्ट मिलती है CO2 गैस, जिसको हमने KOH थ्रू पास किया तो हमें उसका परसेंटेज मिल गया। सिमिलरली वी हैव H2O गैस which is passed through CaCl2। ओके, तो CaCl2 में से पास किया, फिर हमने उसके परसेंटेज निकाले। अब बाकी रहता है नाइट्रोजन। ओके, कई बार क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ मिल जाता है नाइट्रोजीनियस ऑक्साइड, सो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मिल सकते हैं, वी डोंट नो, so it is NXOY, it may be NO, it may be N2O or NO2। so what we will do, we will pass this mixture through copper gauge। okay, so at red hot temperature through copper goes, it is passed, so in the presence of copper goes, NXOY, that is nitrogenous oxide, will turn into nitrogen। so ultimately जब उसमें से कंपाउंड बाहर निकलेगा, we will get only and only nitrogen। ओके, तो चलिए उसके लिए जो apparatus है वो सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम समझ लेते हैं कैसे। तो पहले तो जो apparatus था उसमें हमने कुछ ऐसे डिजाइन किया था, there was a entry for excess of oxygen, from this and it is sealed। तो यहाँ से हम इनलेट करते हैं O2 को, फिर यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर था जिसमें हमने प्लेटिनम बोट में कंपाउंड को रखा था, W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, it is passed through column made of CuO। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था इन डिफरेंट गैसेस। यहाँ पे मान लीजिए कि हमें मिल रहा है CO2 प्लस H2O प्लस N2, तो ये उसमें से एग्जिट हो जाएंगे तीनों के तीन गैस, सो गैसेस विल एग्जिट, सो ये यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, फिर हम रखते हैं कॉपर गेज। ओके, सो हियर वी विल कीप कॉपर गेज, गैस। तो क्या होगा कि यहाँ से अगर उसके साथ NXOY भी है तो यहाँ से जो गैसेस एग्जिट होंगे वो मिलेगा हमें CO2 प्लस H2O प्लस N2 ओनली। ओके, तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो फर्स्ट स्टेज में हमने पूरा एब्जॉर्ब करवा दिया CO2 को, से इट मीन्स W1 ग्राम। फिर नेक्स्ट हमने पूरा एब्जॉर्ब करवा दिया इसको H2O गैस को, से इट इज W2 ग्राम। अब नेक्स्ट जो है यहाँ से ये जो फिल्टर है
उससे जो भी गैस एग्जिट होंगी वो सिर्फ होगा नाइट्रोजन। ओके, अब ये जो नाइट्रोजन है उसको हम पास करेंगे थ्रू मर्क्यूरी, सो देयर इज अ वन मर्क्यूरी कॉलम। अच्छा, मर्क्यूरी इसलिए हम रखते हैं क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो इवापोरेट नहीं होता है, उसका थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो उसकी वेपर नहीं होगी। ओके, सो इट इज पास्ड थ्रू फर्स्ट कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। So this is मर्क्यूरी कॉलम। ये जो मर्क्यूरी कॉलम है उसके ऊपर हम रखेंगे KOH। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? रीजन है, यहाँ पे ग्रेजुएटेड ट्यूब है और यहाँ पे हम रखेंगे KOH। दिस इज ग्रेजुएटेड ट्यूब, so first it is marked, it is filled with KOH completely, say this is KOH। अगर नाइट्रोजन के साथ थोड़ा बहुत भी CO2 या H2O बाकी रह गया होगा तो पहले तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, एक्वियस KOH है और एक्वियस KOH है वो H2O के साथ एफिनिटी शो करता है, तो H2O भी मिला के उसको डाइल्यूट कर देगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर कुछ बाकी रहा है CO2, if any CO2 remain or any H2O remain then they will absorb। देखिए यहाँ पे जो CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने KOH पैलेट्स या पेस्ट लिया था। ओके, ये आपको याद रखना है, पेस्ट है। ओके, अदरवाइज इट विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट H2O। यस, ओके। तो अब यहाँ पे जो हमें गैस मिलेगी वो होगा नाइट्रोजन एंड देयर विल बी ट्रेस ऑफ H2O। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ओके, उसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से H2O है, KOH एक्वियस है, तो उसमें जो H2O है वो पोर्शन भी इवापोरेट हो रहा है क्योंकि वाटर भी वॉलेटाइल है, तो वाटर वेपर भी कलेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे हमें जो भी प्रेशर मिलेगा वो टोटल प्रेशर होगा विच इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। ओके, चलो अब हम ये जो नाइट्रोजन कलेक्ट हो रहा है उसका वॉल्यूम यहाँ पे लिखते हैं, से इट्स वॉल्यूम इज V1। V1 वॉल्यूम इज दैट। ओके, सो यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं। मान लीजिए कि टेम्परेचर is kept T1 Kelvin, pressure of gases, that is nitrogen, and vapor of H2O is P। So according to Dalton's law we can find out what is partial pressure of nitrogen, उसको हम P1 से डिनोट करते हैं। सो P1 इज इक्वल टू P माइनस वेपर प्रेशर ऑफ H2। ये गिवन होता है, ये नोन वैल्यू है, ठीक है ना, तो उससे हम P1 दैट इज प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन गैस फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस which is collected over graduated tube, वो हम सीधा मेजर कर सकते हैं। See it is V1 ml। ओके, तो यहाँ पे हम कंबाइन गैस इक्वेशन कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो हम सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे कर रहे हैं, तो अगर यही टेम्परेचर W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम STP पे करते तो हमें क्या रिजल्ट मिलता। सो यहाँ पे हम लिखते हैं वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is taken W ग्राम। ओके, तो
पहले तो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, तो उसके जो भी उसका वॉल्यूम है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, और वॉल्यूम से हम उसका वेट निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लगाएंगे कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P0 V0 अपॉन T0। एक्चुअली ये जो जीरो है वो डिनोट करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को। मतलब जो टेम्परेचर है वो T0 है वो होगा 273 केल्विन, और प्रेशर P0 होगा 760 mm ऑफ मर्क्यूरी कोलम। ओके, तो ये जो है वो गिवन कंडीशन है, उसको हम STP के साथ मैच कर रहे हैं। हमने गिवन कंडीशन में एक्सपेरिमेंट खत्म किया और हमें V1 वॉल्यूम मिल रहा है। ओके, सो व्हाट विल बी V0? सपोज सेम एक्सपेरिमेंट इज डन at STP, then V0 will be volume of nitrogen collected at STP। वो हो जाता, तो वो कितना होता? तो देखिए वो हो जाता P1 V1 अपॉन T1 इंटू T0 अपॉन P0, दैट इज P1 V1 अपॉन T1 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 760, उसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें V0 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस मिल रहा है। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं STP पे और हमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मिल रहा है, ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन, ऐसा हम बिलीव करते हैं, ऑब्टेन्ड। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है वो होता है 22.4 लीटर, दैट इज 22,400 ml। अब उसका जो वेट है वो तो होता है 28 ग्राम्स मोलर वॉल्यूम। ओके, तो 28 हो जाएगा, लेकिन हमें कितना मिल रहा है? हमें 22400 नहीं मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई V0 ml है, उसका वेट कितना होगा? ओके, तो हमें सिंपली मिल जाएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट STP will be V0 into 28 divided by 22400। ओके, तो इतना ग्राम मिल रहा है। चलिए अब हम वापस POAC से जाएंगे। W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज contribution of nitrogen by weight is equal to V0 into 28 divided by 22400। okay, so 100 gram of organic compound has contribution of nitrogen by weight how many grams? तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट से हम बता सकते हैं कि वो क्या होगा। सो इट विल बी परसेंटेज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, इट विल बी V0 into 28 into 100 divided by W into 22400। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको कोई गिवन टेम्परेचर पे पहले तो आपको W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेंशन करेंगे, ठीक है, फिर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यू विल टर्म द सेम एज P1 and V1, सम वॉल्यूम ऑफ गैस विल ऑब्टेन, यू विल से इट इज V1, जो भी वॉल्यूम आपको मेंशन करेंगे वो V1 लेंगे हम। कई बार आपको प्रेशर ऑफ ड्राई गैस देंगे या फिर आपको P1 फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके जो प्रेशर गिवन है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर।
तब जाके आपको वो रियल P1 मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उससे आप ये कैलकुलेशन से फाइंड कर सकते हो V0 P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T0 अपॉन P0 से पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा क्या V0। V0 का वैल्यू यहाँ पे रखें या उसको सब्स्टिट्यूट ना करते हुए V0 की जगह पे भी लिख सकते हो। मतलब देखो मैं ये जो फॉर्मूला है उसको अलग तरीके से शो कर रहा हूँ। परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 760 इंटू 28 इंटू 100 डिवाइडेड बाई W इंटू 22400। ओके, तो कई बार ये होगा कि ये जो टर्म्स हैं प्रेशर वॉल्यूम T1 वो सब रिलेटिव्स होंगे, मतलब मल्टीपल में होंगे, तो वो आप सीधा सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, दिस मेथड वी डिस्कस इज ऑल्सो नोन एज ड्यूमास मेथड। तो ये जो मेथड है उसको हम ड्यूमास मेथड भी बोल सकते हैं। ये जो एपरेटस है वो ड्यूमास एपरेटस है। So here I will mention here it is Dumas method. So with the help of Dumas method we are able to find out what percentage nitrogen is there in the given organic compound. Usually ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे पहले हम CO2 और H2O के जो परसेंटेज है वो हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हमें परसेंटेज नाइट्रोजन मिल सकता है या फिर हम ये मेथड से सॉल्व कर दें। ओके, नाउ लेट अस डू केस नंबर 4। केस नंबर 4 इज based on Carius method. Okay, so case number 4। केस नंबर 4 में हम Carius method ले रहे हैं। एक्चुअली Carius method है वो यूज होता है टू डिटरमाइन हेलोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। सो first we will discuss how percentage halogen is determined. So this method, Carius method के लिए हम अभी ले रहे हैं to calculate percentage halogen. So excluding fluorine, we are able to calculate percentage chlorine, percentage bromine and percentage iodine. Okay, so first let us see how the Carius tube is designed. तो simply Carius tube मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, वो रियल डायग्राम से डिफरेंट है। ओके, सो देयर इज अ वन स्मॉल कैपिलरी ट्यूब। इन दिस स्मॉल कैपिलरी ट्यूब वी विल टेक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, so organic compound is taken. Say we took W gram of organic compound. Here it is heated with fuming HNO3. Say we have fuming HNO3. Fuming HNO3, that is highly concentrated HNO3. Okay, it may be 86%. Okay, that much concentrated it is. Okay, so it is heated with fuming HNO3 in the presence of AgNO3. So here we will take silver nitrate. And it is heated to red hot temperature. Okay, तो उसको जब hot करेंगे तो ये पूरा burst हो जाएगा. Okay, and it will mixed with fuming HNO3 and AgNO3. So at that time the given organic compound of W gram which contain halogens will reacted with fuming HNO3 in the presence of AgNO3. तो ये मिक्सचर में से हमें जो कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में मिल जाएगा, हाइड्रोजन है वो H2O के फॉर्म में मिल जाएगा, और जो भी हेलोजन था, हेलोजन एलिमेंट, ये जो हेलोजन एलिमेंट्स है वो X माइनस हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब ये जो हैलाइड है वो
क्या हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, या फिर वो ब्रोमाइड भी हो सकता है, कोई एक एलिमेंट हो सकता है, या फिर वो आयोडाइड भी हो सकता है। ओके, तो ये जो X माइनस है वो इंटरेक्ट करता है जो हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया था। ओके, सो सिल्वर नाइट्रेट कंटेन सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन, सो Ag combines with X and due to that AgX will precipitate out. तो ये जो precipitate मिल रहे हैं, we will dried very well, dried and it is weighted, से उसका वेट हमें मिल रहा है W1 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे वापिस हम स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन निकालेंगे। तो इससे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हैलोजन के एटॉमिक मासिस क्या है। हैलोजन के एटॉमिक मासिस क्या है वो अभी हम लिख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं सभी एलिमेंट से उनका एटॉमिक मास लिख रहा हूँ। Ag के लिए है 108, क्लोरीन अगर है तो वो होगा 35.5, ब्रोमीन है तो वो होगा 80, आयोडीन है तो आयोडीन के लिए हम मास ले लेंगे क्योंकि उसके हम राउंड ऑफ वैल्यू ले रहे हैं अभी, तो है ना। तो आयोडीन के लिए मास हम लेंगे 126 और 127, चलो हम ले लेते हैं 127। ओके, तो राउंड ऑफ हम आयोडीन के लिए 127 ले लेंगे। तो अगर हमें ये हैलाइड है वो क्लोराइड होगा तो AgCl के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। ओके, अगर ब्रोमीन है तो हमें AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा और आयोडीन है तो AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो अगर हम 1 मोल AgCl वेट करेंगे तो हो जाएगा 108 प्लस 35.5 दैट इज 143.5 ग्राम। AgBr 1 मोल हो जाएगा 108 प्लस 80 दैट इज 188 ग्राम्स। और अगर हम सिल्वर आयोडाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 108 प्लस 127 दैट इज 235 ग्राम। ओके, तो ये हो गया वेट ऑफ 1 मोल। चलिए अब हम क्लोराइड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसमें से अल्टीमेटली बाय केरियस मेथड we opt W1 gram of AgCl. Okay, now 1 mole AgCl which weighs exactly equal to 143.5 gram has contribution of chlorine by weight is equal to 35.5, बट हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है W1 ग्राम, सो W1 ग्राम AgCl has contribution of Cl by weight how many grams, so it will be W1 into 35.5 divided by 143.5 gram. So this much gram chlorine is present in W gram of organic compound. Now W gram organic compound has contribution of chlorine by weight is equal to W1 into 35.5 divided by 143.5 grams. And so if we have 100 gram of organic compound, then what contribution of chlorine will be there in term of weight? So we can write here percentage chlorine is equal to W1 into 35.5 into 100 divided by W into 143.5. Okay,
So this is formula to find out percentage chlorine. In the similar way, if Br is present then it will precipitate out as a AgBr. तो क्या करेंगे हम, ये जो फार्मूला है उसमें हम लिखेंगे परसेंटेज ब्रोमीन. अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो 35.5 है वो शो करता है एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन. सो हियर आई विल राइट एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन दैट इज ब्रोमीन. इट इज इक्वल टू 80 into 100 divided by W into 188. So it will be percentage bromine. Okay. In the similar way, instead of this, if we are given iodine, then iodine will precipitate out as AgI. Okay. अब ये जो AgI है तो उसमें हम देखेंगे कि परसेंटेज आयोडीन हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला जो क्लोरीन का है उसमें हम एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन लगा देंगे इंस्टेड ऑफ दैट ऑफ क्लोरीन. सो इट विल बी W1 into 127 into 100 divided by W into molecular mass of AgI जो अभी हमने फाइंड किया था वो है 235. ओके. So from this method we are able to find out percentage of chlorine or percentage of bromine or percentage of iodine, whatever the type of halogen given to us. Now let us take next case. It was a case number, I forgot the case number. So let us take the next compound which contain sulfur. Okay, so if organic compound contains sulfur, if organic compound contains sulfur, then it will contain carbon, hydrogen and oxygen also. So what we will do, we have an organic compound, weights W gram, is combusted, or we can say it is oxidized by oxidizing agent like Na2O2, or we can use HNO3. We know that these two are strong oxidizing agent. So these are strong oxidizing agent. In the presence of strong oxidizing agent, compound containing sulfur when burnt away, it gives CO2 absorbed separately, H2O absorbed separately, and whatever the sulfur present in it will turns into H2SO4. Okay, now this H2SO4 is collected and it is reacted with whether barium chloride, or if we don't have barium chloride we can use barium nitrate also. Okay, so the barium ion interact with sulfate and will precipitate as a BaSO4. Okay, so BaSO4 is a white precipitate. We will dry it very well and it is weighted. Say its weight was found W1 gram. Okay, now we will calculate the molecular weight of barium sulfate. So for that, suppose we have 1 mole of BaSO4, then 1 mole of BaSO4 will weigh, we know that sulfate has weight 96 and barium has mass 137. Okay, so 137 plus 96 will be 233. Okay, so 233 gram is equal to 1 mole of BaSO4, and 1 mole of BaSO4 has, according to POAC, 1 atom of sulfur. So we can say the contribution of sulfur by mass will be 32 gram. So has contribution of sulfur by mass is equal to 32 gram. Okay, but we are given, or we opt how many gram of BaSO4 after the experiment? W1 gram. Okay, so W1 gram BaSO4 has contribution of sulfur by weight
will be W1 into 32 divided by 233 gram. Okay, now this much sulfur is obtained from W gram of organic compound. So we can say W gram organic compound has sulfur by mass is equal to W1 into 32 divided by 233 grams, and therefore if we have 100 gram of organic compound, it has what contribution of sulfur by mass. So percentage sulfur is equal to W1 into 32 into 100 divided by W into 233. तो फ्रेंड्स, हमने ये जो केरियस मेथड ली है उससे आप इतना बता सकते हो, और अदर मेथड्स भी लिए। तो आपको क्या करना है कि जब एमसीक्यू सॉल्व करने को आपको पूछा जाता है या न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है, तो आपको सीधा फोकस करना है कि क्या वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेंशन है, उसको हम हमेशा W से ही डिनोट करेंगे। ओके, और जो भी सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं और फाइनली हमें जिसका प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक है ना, उसके वेट को हम W1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हो रहा है उसमें हम POAC लगाएंगे, मतलब 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, और 1 मोल में जो एलिमेंट जिसके हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं उसके क्या नंबर है, तो उसका नंबर और उसका एटॉमिक मास, उससे उसका हम मास लगा देंगे। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, इन जनरल ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि कोई भी एलिमेंट है, देखो अब कोई भी टेक्निक आपको याद नहीं रखनी है, उसका जनरलाइज फॉर्मूला आप याद रखें। जैसे कोई भी एलिमेंट गिवन है किसी भी मेथड से, तो आपको पहले लिखना है W1 जो हमें सब्सटेंस मिल रहा है, ओके, या प्रेसिपिटेट मिल रहा है, वो W1 ग्राम है। यहाँ पे हम लिखते हैं N इंटू A, मतलब 1 मोल जो सब्सटेंस जो प्रेसिपिटेट हो रहा है उसमें जो परसेंटेज एलिमेंट फाइंड करना है उसका क्या एटॉमिक मास है और उसके कितने नंबर है। सो W इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट में आपने जब परसेंटेज वेट कंट्रीब्यूशन ऑफ गिवन एलिमेंट फाइंड कर रहे हो तो कितने मोल एटम्स हैं और हर एक का एटॉमिक मास क्या है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, है ना। और W1 है जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसमें से हम परसेंटेज एलिमेंट फाइंड करें वो है, और W क्या शो कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो अब ये सिंपल मेथड हो गया। तो जैसे हम फॉस्फोरस के लिए मेथड ले रहे हैं, जैसे कंपाउंड में फॉस्फोरस है, तो क्या होगा कि हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज फॉस्फोरस। उसके लिए आप ऐसा अभी समझ लीजिए कि हमने W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, उसका रिएक्शन हो रहा है फ्यूमिंग HNO3 के साथ। फ्यूमिंग HNO3 के साथ रिएक्ट होने से उसमें से हमें मिल रहा है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ओके, अब ये जो H3PO4 है उसका रिएक्शन हमने मैग्नीशिया से करवाया MgOH ट्वाइस के साथ। तो जो कोई भी अमाउंट था वो पहले MgNH4 मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली आपको मिल जाता है Mg2P2O7। इसका नाम है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो देखो, आपको डराने के लिए क्या देंगे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड W1 ग्राम है, उसमें से WA ग्राम ऑफ H3PO4 मिल रहा है, उसमें से WB ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे लंबे लंबे रिएक्शन होंगे। आपको सिर्फ देखना है कि Mg2P2O7 का क्या वेट मेंशन है। तो जो भी वेट मेंशन होगा उसको हम W1 से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 मोल मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट जो है उसका वेट निकाल देंगे। सो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट विल बी 2 × 24,
प्लस 2 इंटू 31 प्लस 7 इंटू 60, तो वो आंसर हमें मिल जाएगा 222. सो 222 ग्राम. ओके, अब देखेंगे कि 222 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट है, उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोरस बाय मास है 62. ओके, सो हियर वी कैन से 1 mole Mg2P2O7 is equal to 222 grams, and 222 grams of Mg2P2O7 has contribution of phosphorus by weight by mass is equal to 2 into 31, as there are 2 moles of phosphorus, that is 62 gram. तो हमें तो W1 mentioned है, so W1 gram Mg2P2O7 has contribution of phosphorus by mass how many grams? तो हमें मिल जाएगा by simple cross product, it will be W1 into 62 divided by 222 grams. Now, W gram of organic compound. W gram of organic compound has contribution of phosphorus by weight is equal to W1 into 62 divided by 222 grams. So instead of this, if we have 100 gram of organic compound, then it has what contribution of phosphorus by mass? Okay, so percentage phosphorus will be W1 into 62 into 100 divided by W into 222. Okay, so from this formula we are able to find out percentage phosphorus. Friends, in next lecture we will discuss molecular formula, empirical formula and numerical based on estimations. Okay, तो आज हमने जो भी methods खत्म किए उसके फॉर्मूला आपको पहले याद होने चाहिए, जिसका मैंने आपको एक सिंपल टेक्निक समझाया. एक मेथड बाकी रहता है, वो है जेल्डास मेथड. तो जेल्डास मेथड जो है वो नाइट्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो हम बाद में भी ड्यूरिंग द प्रॉब्लम उसका मैं फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो सिखा दूंगा. वो 2-5 मिनट की बात है, क्योंकि उसके बेस भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.